नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, समय समय पर हमें आप सबकी ढेरों ईमेल्स आती हैं, सुझाव आते हैं कि हम पल्लवी जी से, हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट से किन किन चुनिंदा विषयों पर बातचीत करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं समुदाय में जिनका एक से अधिक व्यापार है, बिजनेस है, और मल्टीपल बिजनेस होने के नाते कई बार निवेश करने के वक्त सोचते हैं कि क्या हम करें या ना करें। आज इसी को एक विषय अनुसार लिए हुए हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ मल्टीपल बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया विकास। आज का विषय एक ऐसा दिलचस्प विषय जो हमारे समुदाय के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके किसी की इन्वेस्टमेंट होटल्स में है, गैस स्टेशन में है, लिकर स्टोर में, मल्टीपल बिजनेसेस में है। और जब कभी कोई फैसला लेना होता है उन्हें कि भाई मैं क्या लिकर स्टोर के बिजनेस को आगे बढ़ाऊं या गैस स्टेशन के बिजनेसेस को या होटल के बिजनेस को, ज़्यादा 4-5 बिजनेसेस में किस बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाऊं आगे, इन्वेस्टमेंट्स करने के वक्त वो सोचते हैं। क्या सुझाव रहेगा? जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इसमें काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाली है जो आज से पहले आपने कभी भी किसी भी वास्तुशास्त्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ये नहीं देखा होगा कि वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई एक ऑनर या बिज़नेस का ऑनर एक से ज़्यादा बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ हो, मल्टीपल बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसके घर का वास्तु और उसके बिज़नेस का वास्तु के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुछ ऐसे लोग जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन उनके डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था कि उन्होंने अपने होटल इंडस्ट्री से शुरू किया, लेकिन उनका गैस स्टेशन में भी इन्वेस्टमेंट है, उनके अलग अलग तरह के स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उनके हैश फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बिजनेस के ओनर जो अपने ही नेचर ऑफ बिजनेस में कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हैं। दोनों को वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ, 1989 से हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे डीएनए में वास्तु है क्योंकि मैंने अपने फादर से सीखा हुआ है। जितने लोग अमेरिका में नहीं, जहाँ पे भी कंट्री में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हम काफ़ी कंट्री के साथ काम करते हैं। जब वास्तु के बारे में बात होती है तो मेजॉरिटी लोग हमारा कांटेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। हम अलग अलग कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं और उनके नेचर ऑफ बिज़नेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी लोग मल्टीपल बिजनेस में ओवरसीज़ बिजनेस भी करते हैं। वो अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर भी बना हुआ है। तो सेम कंट्री भी नहीं होती, अलग अलग कंट्री भी होती है। तो यहाँ पे एज अ वास्तु कंसल्टेंट जब आप किसी के साथ काम करते हो तो आपको ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपको मालूम भी होना चाहिए कि ओवरसीज़ बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस का जो ऑनर होता है उसका वास्तु कैसे किया जाएगा। सेम जिप कोड के अंदर, या फिर ये कह सकते हो कि सेम कंट्री में अगर उनके पास अलग अलग जगह के स्टेट में बिजनेस है तो उसका वास्तु कैसे किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों का वास्तु कैसे किया जाता है। और सेम बिजनेस के अंदर जिसमें ऑनर कभी कहीं जाता ही नहीं है, लेकिन वो इस तरह के फ्रेंचाइजी या इस तरह की उन्होंने टेरिटरी ली है जिसमें उनके नाम पे फ्रेंचाइजी तो है, लेकिन उन्होंने 1 या 2 साल के बाद इतने सारे लोगों को अपने अम्ब्रेला के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। मैं थोड़ा खुल के आपको अलग अलग टॉपिक में बताऊंगी। तो उनको अपनी जो रॉयल्टी है, जो उनको एवरी ईयर, एवरी मंथ मिल जाती है, वो बिज़नेस में जाते ही नहीं, उनका फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपनी प्रॉफिट जो होती है वो मिलती जाती है। तो मल्टीपल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि वास्तु अलग अलग तरह के टिप्स से काम करता है कि आप एवरी जगह पे, लोकेशन पे, फिजिकल लोकेशन पे जाते हो तो कैसे वास्तु होगा, और सिर्फ आप ऑन पेपर आप उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो, आपका अकाउंटिंग उसको मेंटेन करता है तो वास्तु कैसे होगा। तो मैं आपको सारी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन अपने कुछ केस स्टडी के साथ इस प्रोग्राम में आगे बताऊँगी। बहुत ज़रूरी है पल्लवी जी, क्योंकि दर्शकों के जो ईमेल्स हम तक पहुँचे हैं उसमें जहाँ से ये सिलसिला और ये टॉपिक को हमने चुना वहाँ ये था कि एक व्यक्ति ने लिखा कि भाई मैं वैसे तो जॉब में हूँ लेकिन मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं अलग अलग बिजनेस के अंदर। तो एक परिस्थिति ऐसी कि व्यक्ति नौकरी में है, अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, और कुछ की इन्वेस्टमेंट्स खुद के नाम से होती हैं, कुछ की इन्वेस्टमेंट्स अपनी वाइफ के नाम से होती हैं,
कुछ में हस्बैंड वाइफ एक साथ होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल ओनर है, और कुछ ऐसे जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मामला इन्वेस्टमेंट का है। क्या सुझाव रहेगा? सबसे पहले इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक के हिसाब से कुछ केस स्टडी को समझाने की कोशिश करूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। 2012 में मुझे टेक्सास से एक कॉल आया और क्लाइंट जो थे उनका बहुत बड़ा नाम था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग थे, एक बड़ा सा ग्रुप था, और उन्होंने कहा कि हमें अर्जेंट अपॉइंटमेंट डेट चाहिए, आप यहाँ पे आइए। तो पहले उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शेयर नहीं की थी कि कौन से ग्रुप के लिए काम करना था। जब मैंने टेक्सास फ्लाई किया 2012 में, तब मेरे को मालूम पड़ा कि ये तो काफ़ी वेल नोन लोग हैं, लेकिन कंसल्टेशन इतना कॉन्फिडेंशियल था कि उनके साथ बैठ के जो व्यक्तिगत तौर पे उनके ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बात की, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे को वास्तु करना है घर बिज़नेस का। तो हमने अपनी जो भी टर्म्स कंडीशन थी वो बताई कि आप इस तरह से कंसल्टेशन कर सकते हो। आमतौर पे घर से शुरू करना चाहिए क्योंकि घर का वास्तु 70% होता है, फिर आपके पास बहुत सारे बिजनेस है, तो या तो आपको जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जो सबसे बड़ा लीकेज है, जहाँ पे सबसे बड़ा लॉस हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सबसे पहले आप हमें देकर देखो कि हम उसमें आपको क्या करके बताते हैं। लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस होते हैं तो वहाँ पे ये बात नहीं चलती है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल लॉसेस है। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग लीकेज है जी। तो इन्होंने बताया कि पहले बिज़नेस के बारे में बात हुई थी, कोई तरह के लॉस या उसके बारे में बात नहीं चल रही थी, लेकिन उनको उनकी बातों से मालूम पड़ता था कि उनका इंटरेस्ट ये था कि सारे बिज़नेस को आप आके देखो। उन्होंने ये बात बहुत ही कैजुअली आराम से बताई थी कि आप सारे बिज़नेस देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, आप लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है भेजिए। मैंने उन्हीं की ऑफिस से अपने असिस्टेंट को कॉल किया। जब मल्टीपल बिजनेस के साथ जुड़ा होता है तो वास्तु के हिसाब से उनके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट तरीके से मांगी जाती है। तो हमने उनको जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भेजी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 75 प्रॉपर्टी है, आपको 75 प्रॉपर्टी का कंसल्टेशन करना है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो आप हमें तुरंत करके दो। तो हमने कहा ठीक है। हमने पूरा एक वीक उनके लिए डेडिकेटेड किया, क्योंकि उनके बिज़नेस ऐसे थे कि कुछ टेक्सास में थे, कुछ आसपास के लोकेशन पे थे, कुछ डिफरेंट स्टेट में थे, तो उसके हिसाब से प्लानिंग की गई। अब यहाँ पे वास्तु के बारे में बात ऐसे आती है कि जब उनका घर सबसे पहले विज़िट किया गया तो घर हमने देखा कि उनका घर टी जंक्शन पे था। उससे पहले जब वो पुराने घर में थे वो बड़ा काफ़ी बेसिक घर हुआ करता था, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का होता था। लेकिन उनके बाद उनके एक अच्छे ग्रुप मिल गया, उनके अपने दोस्त बन गए, कुछ अपने जान पहचान के लोग थे, यंग बनता था, तो बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा था। जब आप सक्सेसफुल होना शुरू करते हो, पूरी सोच विचार बदल जाते हैं। एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, जब 3-4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस काम करना शुरू कर देता है, और वही चीज़ यहाँ पे हुई थी। उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक ऐसा गुमान हो गया कि जहाँ पे मैं हाथ लगाता हूँ सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं, इवन वास्तु कंसल्टेंट भी नहीं है कि वो अगर ऐसा सोच ले कि यहाँ पे अगर मैं ही करता हूँ तो सही हो जाता है। ईच एंड एवरी मोमेंट आपको केयरफुल होना पड़ता है। हर जगह पे आपको जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे बिज़नेस के हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हो, चाहे वास्तु के, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कुछ चूक यहीं पे हो गई थी कि एक से ज़्यादा बिज़नेस के अंदर अच्छे से सक्सेसफुली होने के बावजूद भी कुछ उल्टे सुल्टे इन्वेस्टमेंट होने शुरू हो गए, और उसके बाद एक मुकाम पे आके वो फ्रीज़ हो गए थे। तो वहाँ पे अभी ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं बची थी जब हम लोग उनको मिले थे। तो जब गुत्थी बहुत ज़्यादा उलझ जाती है तो उसको सुलझाने के लिए भी 1 बाय 1 एक एक करके उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो जब कंसल्टेशन के लिए मुझे ऑफिस में बुलाया, मिला, तब कहीं बात नहीं हुई कि कोई प्रॉब्लम्स है। बहुत ही नॉर्मली ऐसे बात हुई कि भैया ये और आप कर लो। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि सब कुछ, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और विज़िट के बाद मैंने खुद सारी विज़िट की, क्योंकि क्लाइंट ने यही कंडीशन रखी थी कि आप खुद जाके करोगे। मैंने कहा ज़्यादातर मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तो मैंने वहाँ पे जाके जब सारी प्रॉपर्टी विज़िट की तब उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ गई। मुझे 100% समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ये मेरे को समझ में आ गया। जब सारी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे कंसल्टिंग का मुझे मौका मिलता है तो हमारा काम करने का स्टाइल और पैटर्न ऐसा है कि हम सारा विज़िट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके ऊपर एक और डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं कि भैया आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो कौन सी साल तक आप सही थे और कहाँ से आके गलती शुरू हो गई, और कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या जिसको कुछ प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करने से फिक्स हो सकता है, उसमें माइनर प्रॉब्लम्स है, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका डिसीज़न उसके अंदर आपको लेना ही गलत था। तो इस तरह से रिपोर्ट बनती है।
तो हमने सारी 75 प्रॉपर्टी की इंडिविजुअल रिपोर्ट बनाई, उसके बाद उसके ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट बनाई कि जिसकी वजह से क्लाइंट को मालूम पड़ा कि कौन सी साल से कौन सा टर्न गलत ले लिया था, उसके बाद सब कुछ गलत होता जाता था। और जब कॉन्फ्रेंस रूम में बात हुई तो मैंने पहली बात ये की कि काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस में गलत डिसीज़न हो गए हैं। मेरे अनुसार यहाँ पे आपके पास ब्रीथिंग स्पेस अभी नहीं है, तो जो डिसीज़न लेना है क्विक लेना पड़ेगा। यही एक लाइन के बाद वो पूरे ओपन अप हो गए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, सारी परेशानी बताई। तब तक वो बड़े अच्छे प्रोफेशनल वैसे ऐसे ही बात करते थे कि सामने वाले को अंदाज़ा तक नहीं होता था कि इनको कोई लॉस है। पल्लवी जी, बड़े दिलचस्प तरीके से आपने कहा कि आप उस प्रॉपर्टी पे पहुंचे और देख के आपको समझ आ गया कि कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, क्या लॉसेस हो रहे हैं और आपको क्यों बुलाया गया है। जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से समझेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा पाया जिसकी वजह से उन्हें लगा कि बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावड़ा जी से बातचीत कर रहे हैं मल्टीपल बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड वास्तु विषय पर। आइए इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही थी कि आप एक प्रॉपर्टी पर पहुंचे और आपने जाकर के देखा कि भी इसमें क्या क्या खामियां हैं और बिज़नेस ओनर्स ने क्या ख़ास वजह से आपको बुलाया है, वो क्या क्या चीज़ें थी, ताकि क्या होता है कि लोग उससे रेजोनेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके बिजनेसेस में भी हो सकता है कि वो परिस्थितियां बनी हुई हों। एक तो हमें वो गाइड कीजिए, और फिर जो मैंने कहा कि बहुत से लोगों के मन में धारणा हो सकती है कि भाई वास्तु का बिज़नेस से, मल्टीपल बिजनेसेस से, इन्वेस्टमेंट से किस तरह से ताना बाना बना हुआ है, थोड़ा वो भी गाइड कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपल चीज़ को समझते हैं कि आपके अपने नाम से या अपनी कंपनी के एलएलसी के नाम से अगर आपने अलग अलग बैंक में काफ़ी सारे अकाउंट ओपन किए हैं, तो हो सकता है कि आपके पास बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट है, आपके पास रीजन में है, चेस बैंक में है, इंटरनेशनल ICICI कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपके पास अलग अलग तरह के बैंकों में अकाउंट है, किसी भी अकाउंट के अंदर अगर आप कम ज़्यादा पैसा रखते हो, अगर आपने एक बैंक अकाउंट के अंदर बहुत पैसा रखा है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाएंगे क्योंकि आप उनके बेस्ट क्लाइंट हो। किसी बैंक को आप अकाउंट को इग्नोर करते हो, आपका ध्यान नहीं रहता और वहाँ पे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, या किसी भी वजह से बैलेंस होता है पर रख नहीं पाते हो, मेंटेन नहीं कर पाते हो, वहाँ से आपको कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है। तो एक ही पर्सन दो जगह पे जितना केयरफुल है या जितना अटेंशन पे करता है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह से उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। अलग अलग तरह से, कहीं किसी बैंक में वो नंबर 1 क्लाइंट है, किसी बैंक में उसके खिलाफ ये है कि भाई आप बैलेंस नहीं रखते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वास्तु जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के कैलकुलेशन की तरह चलता है। जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हो, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी टैक्स आपको अलग अलग जगह पे भरना पड़ता है अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। फिर वहाँ पे बिज़नेस की प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स अलग होता है। अगर आपका वहाँ पे हाउस है, सेकंड होम है, कंट्री हाउस है, तो आपका टैक्स अलग होता है। ठीक उसी तरीके से वास्तुशास्त्र में कहीं पे भी कभी भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप इस बात को समझे कि अगर आपने एक घर वास्तु के हिसाब से सही लिया और इस घर में आने के बाद आपके 15 बिजनेस हो गए या 12 बिजनेस हो गए, चलो 4 या 6 छोटे बिजनेस पे जाते हैं, 4 बिजनेस अगर आपने बना दिए तो चारों बिजनेस के ऊपर आपको ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर का वास्तु सही है। वास्तु कैलकुलेशन ऐसे जाता है कि कोई भी आदमी अपने जीवन पर्यंत, अपने लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा आवर, सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे स्पेंड करता है, उस प्रॉपर्टी का वास्तु उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पूरी दुनिया आदमी की सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, उसके घर में। यानी कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो एंड होता है, धरती को छेड़ो, यानी गुजराती में कहते हैं कि मानस नु घर। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आपकी पूरी दुनिया घूम रही है, आपके घर के आसपास घूमती है। तो जो घर होता है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर 70% होता है, चाहे किराए का हो, खुद का हो, जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो। अब उसके अलावा घर का इफ़ेक्ट जो होता है वो आपके परिवारजनों की हेल्थ, आपके घर के आसपास के लोग, रिलेशनशिप के साथ जुड़ा है। लेकिन फाइनेंशियल सोर्स है वो आपके बिजनेस या आपकी जॉब के साथ जुड़े हैं। अगर आप जॉब करते हो तो उसके अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटी का कॉर्नर आपके घर के साथ जुड़ा है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना काम करते हो। लेकिन जो प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर होता है वो आपके घर और आपकी ऑफिस लोकेशन के साथ जुड़ा होता है। तो 30% वास्तु जो होता है वो आपके बिजनेस का होता है, 70% आपके घर का होता है। हमारे जो क्लाइंट थे उनके पास एक से ज़्यादा बिजनेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे।
तो उन्होंने उस बिज़नेस के लिए अपनी एक ऑफिस बनाई थी। वहाँ पे उसकी सारी फैमिली मैनेज करती थी, जो टेक्सास के बहुत अच्छे लोकेशन पे था, क्योंकि दिखावा भी बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस ऑफिस के अंदर किसी का आना जाना नहीं था, लेकिन जब कभी कोई ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस, मतलब कोई ऐसे खास स्पेशल लोग होते थे तो वो VIP को वहाँ पे अटेंड करते थे। अदरवाइज जितने बिज़नेस उनके थे वहाँ पे वो कभी पैर भी नहीं रखते थे, जाते भी नहीं थे। लेकिन पेपर वर्क होता था, उन्होंने बड़ी कंपनी थी तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, बहुत सारे लोग रखे थे। मैनेजर था वो एवरी मंथ जाके अलग अलग लोकेशन पे विजिट करता था और पूरा एक बाकायदा चैनल बना हुआ था, उस सिस्टम के हिसाब से वो चलते थे। ऑनर खुद कभी किसी प्रॉपर्टी पे जाते नहीं थे। 75 प्रॉपर्टी पे उनके पास अलग अलग LLC थी, अलग अलग तरह के लोग थे, और वो अलग अलग लोग जो एक ही नेचर ऑफ बिजनेस में थे, क्योंकि वो होटल इंडस्ट्री में थे। उनके केस में ऐसा था कि उन्होंने नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बदला था, सेम नेचर ऑफ बिजनेस था। लेकिन आगे चल के मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो अलग अलग LLC के साथ अलग अलग पार्टनरशिप थे और उनके अलग अलग परसेंटेज भी थे, कहीं 50%, कहीं 20%, कहीं 30%। तो उन्होंने अपने घर के फैमिली मेम्बर्स, उनके पिताजी, उनका बड़ा भाई, उनकी बहू, लाइक बड़े भाई की बहू यानी भाभी, या उनकी खुद की वाइफ, तो ऐसे करके एवरी टाइम उन्होंने अलग अलग टैक्स पर्पस से कैलकुलेशन बनाए थे, कॉम्बिनेशन बनाया था। तो वास्तु के हिसाब से अगर आपके पास 75 प्रॉपर्टी हो कि 80 प्रॉपर्टी हो, लेकिन चीज़ें तो अलग अलग है ना, बिल्कुल। तो इफेक्ट भी उसके हिसाब से अलग अलग होते थे। पूरा सिस्टम जो फेल हो गया वो हो गया 2012 में जब मैं मिली। उनके 4 साल पहले उन्होंने ये किया, 4 साल तक सब कुछ सही चलता था, लेकिन 4 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप की जो इससे पहले लिस्ट में नहीं थे, और उनके साथ उन्होंने कुछ ऐसी दिशाओं में पार्टनरशिप की। मैं उसको क्लाइंट की प्राइवेसी की वजह से एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगी कि उन्होंने ABC के साथ पार्टनरशिप की। AB के साथ जब पार्टनरशिप की तब नॉर्थ की प्रॉपर्टी, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी, नॉर्थ वेस्ट की प्रॉपर्टी, फिर उसके साथ B के साथ पार्टनरशिप की जो सूटेबल नहीं थी। लेकिन B के साथ पार्टनरशिप करने के बाद उन्होंने एक साउथ की प्रॉपर्टी बनाई, एक साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी बनाई, तो भी बिल्कुल सिस्टम खराब नहीं हुआ, क्योंकि पहले का सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग और हेल्थी था, उनको सपोर्ट देता था जी। फिर उन्होंने C के साथ पार्टनरशिप की। जब उन्होंने C के साथ पार्टनरशिप की, वो पार्टनरशिप बिल्कुल वर्स्ट साबित होने वाली थी, वहाँ से वो पूरा प्रॉब्लम्स होने वाला था। तो जब उन्होंने C के साथ पार्टनरशिप की और वो सारे नेगेटिव सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए, जिसमें साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो A के साथ उनके पास 12 प्रॉपर्टी थी। B के साथ जाने के बाद उनके पास और ज़्यादा 20 प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो गई। C के साथ वो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रांग लोग थे, तो उनके साथ जाके उन्होंने एक ही 4 साल के अंदर इतने बिजनेस फैला दिए बिना सोचे समझे। और वो लोगों के साथ जो उन्होंने काम किया था उससे प्रॉफिट अभी तक घर तक पहुंचा ही नहीं था, लेकिन वो एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, तो उन्होंने कितना बड़ा ग्रुप मुझे मिल गया। और C के साथ उनका इतना सफोकेशन किया कि जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप की उन्होंने उनका गला दबोच लिया, उन्होंने ही उनको पकड़ लिया कि तूने तो ये बोला था, तेरे बात सुनने पे मैंने ये पैसे लगाए। और B और C दोनों नेगेटिव फैक्टर जो थे एक हो गए। तो उसके बाद 12 प्रॉपर्टी का प्रॉफिट जो था वो अगर इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी पे नुकसान में कन्वर्ट होने के बाद वो दिखना स्वाभाविक ही बंद हो गया और पूरा सिस्टम जो था उनका फेल हो गया। तो वो लीगल लिटिगेशन में चले गए, सारे प्रॉपर्टी पे लॉसेस होने शुरू हो गए और उनका जो पूरा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस था सब हिल गया। और उन्होंने उसके हिसाब से अपने तरीके से सारी एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी कोशिश की, सब कुछ नहीं चला। किसी समझदार आदमी ने बताया कि भैया 75 प्रॉपर्टी पे जो बंदा काम करता है उसको इनफ एक्सपीरियंस होता है अपने बिजनेस का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सही नहीं करता है तो एक कॉमन सेंस की बात होती है कि आपने अपने अनुभव के हिसाब से सब कुछ करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ, तो एक बार कोई और भी हेल्प लेने में कोई नुकसान नहीं है। और वहाँ से शुरुआत हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चेलावड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं मल्टीपल बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड वास्तु विषय पर। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम मल्टीपल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वास्तुशास्त्र में आपने हमेशा सुना है कि जो रोड पोजीशन होती है उसमें आपने इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन के बारे में सुना है। T जंक्शन, Y जंक्शन, L जंक्शन, इंटरसेक्शन, उसको वास्तु अच्छा नहीं मानते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपका घर या आपकी बिजनेस लोकेशन किसी भी तरह के इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन के आसपास बना हुआ हो तो सबसे पहले आप उसको वास्तु के हिसाब से रेक्टिफाई कीजिए,
उसके बाद मल्टीपल बिजनेस के बारे में सोचिए, क्योंकि इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन है वो आपको अलग अलग हर जगह पे काफ़ी बिजनेस लेकर आने की सबसे ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी की हेल्प करती है, लेकिन वो हेल्प नहीं होती है, वो सिर्फ नुकसान में कन्वर्ट हो जाती है। पल्लवी जी, बहुत से लोग जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनका सवाल ये भी होता है कि भाई मैं यूएसए में रहता हूँ, यहाँ पे मेरे कुछ बिजनेसेस हैं, लेकिन मैंने यूएसए से बाहर भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जी। वहाँ ये सवाल ये आता है कि भाई क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो वास्तु जो है मेरे साथ यहीं तक सीमित है, या अगर देश से बाहर भी गई है तो यही जो वास्तु के नुआंसेस हैं वहाँ पर भी लागू होते हैं। वास्तु ये कहता है कि आप कोई भी ओवरसीज बिजनेस में हो, या आप अपने जिप कोड में एक से ज़्यादा बिजनेस में हो, या अपने अलग अलग डिफरेंट स्टेट में आप अपना बिजनेस करते हो, एवरी टाइम जितनी बार आप अलग अलग तरह की एलएलसी ओपन करते हो, जो भी आपके बिज़नेस के पार्टनर्स हैं, अगर आप सोलो हो तो अलग बात होती है, लेकिन सोलो बिज़नेस के अंदर भी अगर एक से ज़्यादा बिज़नेस है उसकी इफ़ेक्ट जो होती है वो बदल जाती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि हर टाइम एलएलसी ओपन करने से पहले या पार्टनरशिप के कॉम्बिनेशन को बनाने से पहले आपको देखना है, अगर वहाँ पे ऑन पेपर वास्तु में अगर आपसे गलती हो जाती है तो जो भी ऑन साइट लोकेशन है, जहाँ पे भी आप अलग अलग फिजिकल लोकेशन पे बिज़नेस करते हो, वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वास्तु में अगर आपके पास, मेरे क्लाइंट है न्यू जर्सी के ही है, उनके पास 250 प्रॉपर्टी है, तो 250 प्रॉपर्टी पे उन्होंने हमें चार्ट बना के भेजा है कि इतनी मेरी एलएलसी है, इतने मेरे पार्टनर है, इतने मेरे परसेंटेज की लिस्ट है, ये साल में मैंने बिज़नेस शुरू किया था और इतना मेरा प्रॉपर्टी एड्रेस है। मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे पास मेजॉरिटी क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 10-12 प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले क्लाइंट तो हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जब भी आपके पास एवरी टाइम उसमें स्ट्रक्चर में चेंज भी होता है, कुछ प्रॉपर्टी कई बार वो बेच देते हैं, बाद में वापस हम खरीदते हैं, तो पेपर में वो चेंजेस भी होते रहते हैं। तो ईच एंड एवरी टाइम जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो वास्तु कंसल्टेंट आपको ऐसे हेल्प करते हैं कि सबसे पहले जितनी बार नई एलएलसी बनती है ऑन पेपर वास्तु होता है, दूसरी बार पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन को देखा जाता है और परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें अगर ऐसा लगता है कि आप इंडिया में बिज़नेस करोगे, बाहर का बिज़नेस है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको ओवरसीज बिज़नेस यानी पानी से दूर जाके इतना बिज़नेस सूट नहीं करता है, लेकिन आप कहीं से पार्टनर्स लेकर आए हो और वो पार्टनर को ये बिज़नेस डेफिनेटली सूट करता है, तो हम आपको ये डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि भैया आप एक काम करो, इसको पूछो, इसके परसेंटेज बढ़ा दो ताकि इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट मिले। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला ये बोलता है कि उसको इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, तो मैं अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि नहीं इन्वेस्ट करने तो भी तो उसको 10-15% ज़्यादा दे दे, बाद में उसको प्रॉफिट में से कवर करना, लेकिन इसको ज़्यादा दे, क्योंकि तेरी वजह से तो उसे पैसा नहीं बनाएगा बट उसकी वजह से तुझे यहाँ पे पैसे बनेंगे। तो ओवरसीज बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों की पार्टनरशिप ऐसी होती है कि वो दुनिया में अलग अलग जगह पे अपने घर से दूर, अपने जिप कोड से दूर, अपने स्टेट से दूर बाहर काम करते हैं, ओवरसीज बिजनेस करते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो हम पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन से उसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम सुनने वाले लोगों को ये मैं बता दूँ कि वास्तु के हिसाब से कभी ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए यही नेचर ऑफ बिज़नेस है तो इसके अलावा मैं नहीं कर सकता, मेरी वाइफ को इतना सूट करता है तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को किसी प्रिस्ट ने बोला है कि मैं कंट्री के बाहर जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपके लिए सही नहीं है, वो जो आपने सुना है वो बात सही है, वो बात गलत नहीं है। जो आपके रिस्ट्रिक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ से हैं, हॉरोस्कोप से हैं, वो सही है। लेकिन कई बार जब आपके साथ अलग अलग लोग जुड़ते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बनाना आपके हाथ में है। आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।